कहानी शुरू होती है रोमानिया के प्रिंस विलाड से, जिसे अपनी बीवी एलिजाबेथा से बेपनाह मोहब्बत है। दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन एक रोज दुश्मन ने जंग छेड़ दी और विलाड को उनसे लड़ने के लिए निकलना पड़ा। जाने से पहले वो अपने नौकरों से कहता है क्वीन को महफूज जगह ले जाने और प्रीस्ट से राजकुमारी की सलामती की दुआ मांगने। वो जंग तो जीत जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के कुछ लोग क्वीन तक पहुंच जाते हैं। उनसे भागने के दौरान एलिजाबेथा जख्मी भी हो जाती है। इस बारे में जब विलाड को खबर मिलती है, तब वो उसे बचाने के लिए आता है और जो तलवार वो अपने दुश्मन को मारने के लिए फेंकता है, वो उसकी बीवी को भी लग जाती है। विलाड जो गॉड बिलीवर हुआ करता, उसने अपनी बीवी के ऐसे चले जाने का जिम्मेदार भगवान को दिया। यहाँ तक कि उस प्रीस्ट को भी मार दिया, जिसकी दुआ करने के बाद भी क्वीन बच ना सकी। विलाड ने खुदा से मुंह मोड़ लिया, जिसके नतीजे में उसे एक श्राप मिला। 400 साल बाद हम देखते हैं एक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट, जिन्हें प्रीस्ट की जरूरत पड़ी है अपने किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए। मरीज है 25 साल की मारिया, जिसकी शादी हेनरी विलियम स्पेंसर से होने वाली थी। मारिया के कहने पे वेडिंग चर्च के बजाय किसी हवेली में रखी गई। वहाँ प्रीस्ट भी आए थे, जिसे देखकर मारिया पागलों जैसी हरकत करने लगी। डॉक्टर देखते हैं उसका बर्थ डेट 1759 है और आज की तारीख के हिसाब से तो इसकी उम्र 100 से ऊपर की होनी चाहिए। डॉक्टर को ये कोई एरर लगता है, लेकिन प्रीस्ट को नहीं। वो बताते हैं ये असल में एक वेम्पायर है। ये साबित करने के लिए उस पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट आने देते हैं, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। सामने क्रूसीफिक्स लाते हैं तो वो उसे जला देती है। वो उसके गर्दन पे काटने के निशान देखते हैं। मीन्स ये हिस्ट्री की पहली वेम्पायर नहीं है, बल्कि ये उसके काटने से बनी है। चर्च भी इसका सोर्स जानने के लिए पिछले 400 साल से लगे हैं और अब प्रीस्ट को फाइनली एक हिंट मिल गई होती है उस तक पहुंचने की। जब वो मारिया से उसके आका के बारे में पूछताछ करते हैं, खून के कुछ बूंद रिश्वत के तौर पे देकर, तो वो बताती है उसके मालिक एक राजा है जो अपनी राजकुमारी को ढूंढने पेरिस आए थे। सो उन्हें उस वेम्पायर तक पहुंचने के लिए प्रिंसेस तक पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ लॉयर जोनाथन किसी काम के सिलसिले में एक खंडर सा महल आया होता है। वहाँ वो अजीब से दिखने वाले बूढ़े आदमी से मिलता है, जो खुद को वलाकिया का प्रिंस विलाड बताता है और अपना निकनेम ड्रैकुला बताता है। वो जोनाथन की बड़ी खातिरदारी करता है। वो भी बिना वक्त जाए किए काम की बात पे आता है। दरअसल ड्रैकुला की एक प्रॉपर्टी जो पेरिस में है, उसकी हालत बहुत खराब हो रखी है। सो अगर वो चाहे तो क्यों ना इसे बेच दे, ताकि इसे तोड़कर कुछ और बनाया जा सके। ड्रैकुला जो उसके खून से अट्रैक्ट होता जा रहा था, खुद को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि वो इंसानों का खून पीना बहुत पहले से बंद कर चुका है। अब बस जानवरों के खून से काम चलाता है। ड्रैकुला बिजनेस की बात कल करने को कह उसे एक कमरे में ले जाता है और वार्न करता है इस कमरे से बाहर मत आना। जोनाथन की नजर वहाँ किसी किताब पे पड़ती है, जिसमें का एक पन्ना फटा हुआ था और यहाँ पेरिस में प्रीस्ट हेनरी के घर आए होते हैं उसकी फियांसे मारिया के रूम की तलाशी लेने। वहाँ मिलता है वही फटा हुआ पन्ना जिसमें बनी थी क्वीन एलिजाबेथा की तस्वीर। वो समझ जाते हैं ये वही राजकुमारी है जिसकी तलाश वो वैम्पायर कर रहा है। वहीं जोनाथन अपने कमरे से बाहर आकर यहाँ वहाँ देखता है। उसकी नजर एक तहखाने पे पड़ती है। अंदर जाता है तो एक ताबूत होता है और जब वो खोलता है तो उसमें होता है ड्रैकुला। उसके गुलाम उसे जंजीरों से बांध देते हैं। जोनाथन पूछता है आखिर तुम हो कौन, क्या कोई शैतान हो? वो कहता है मैं बस भगवान की वो श्राप हूँ जो अंधेरे में जीता है और जिंदा रहने के लिए खून पीता है, खास करके इंसानों का। जैसे कि अभी मैं तुम्हारा पीने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? जोनाथन बड़ा होशियार उसकी कमजोरी जानने के लिए उसकी कहानी पूछता है। वो बताता है कि वो गॉड का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसी ने उसकी जिंदगी का प्यार, उसकी बीवी छीन ली। कहा जाता है साफ दिल के लोग दोबारा जन्म लेते हैं। तब से उसने उसके आने का इंतजार किया पूरे 400 साल तक। बिना उसकी जिंदगी जैसे कोई लाइलाज बीमारी बन गई। इसीलिए ऊंचाई से कई बार कूदने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। अपनी बीवी की तलाश में कहां कहां ना घूमा, लेकिन हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसने 100 सालों तक दुनिया के कोने कोने से उम्दा फूल इकट्ठा किए और उसका परफ्यूम बनाया, जिसे लगाकर औरतें उसकी तरफ खींची चली आती। उसके बाद से वो यूरोप के हर महफिल में गया। महिलाएं आकर्षित तो होती, लेकिन उनमें से कोई एलिजाबेथा नहीं थी। इसीलिए एक रोज फ्रस्ट्रेट होकर उसने वहाँ की सभी औरतों को काटकर अपनी तरह वैम्पायर बना दिया। उनमें से एक मारिया भी थी और वो सब उसकी गुलाम बन गई और उसकी राजकुमारी को ढूंढने के काम में लग गई। हालांकि इन्होंने उसे रुपए पैसों से मालामाल कर दिया, लेकिन उसकी बीवी ढूंढ न सके। इसीलिए वो इस महल में आ गया और ऐसे ही तनहा रहने लगा। जोनाथन ये कहानी सुनकर हमदर्दी दिखाता है और उसे प्यार का वास्ता देकर उसे छोड़ देने को कहता है और ये भी बताता है कि उसकी फियांसी मीना उसका इंतजार कर रही होगी। अगर वो मर गया तो उसका भी हाल ड्रैकुला जैसा हो जाएगा। विलाड ने उसके लॉकेट में उसकी मंगेतर की तस्वीर देखी और वो बिल्कुल एलिजाबेथा जैसी दिखने में थी।
वो खुशी से झूम उठा और जोनाथन को उसकी बीवी को ढूंढने के बदले उसकी जान बख्श दी और उसे कैद खाने में बंदी बना दिया। वहीं पेरिस में फादर डॉक्टर को एलिजाबेथा की तस्वीर दिखाकर बताते हैं कि बस हमें इसे ढूंढना होगा तो वैम्पायर खुद ब खुद हमारे पास खींचा चला आएगा। उसके बाद हमारा काम होगा उसके श्राप को खत्म करने का, और उसका तरीका है जब ड्रैकुला के दिल में पछतावा होगा तभी उसके सीने में चाकू भोंक देना होगा और फिर उसने जिस चीज को काटा है वो सब आजाद हो जाएंगे। तभी अंदर डॉक्टर का असिस्टेंट आता है और तस्वीर देखकर बताता है इस जैसी हूबहू औरत अभी किसी मरीज का इंतजार कर रही है बाहर। वो आते हैं उसके पास और ये लड़की है मीना। वो बताती है कि वो मारिया की दोस्त है। वो लोग मारिया की रिकवरी का बोलकर उससे कई सारे सवाल करते हैं, लाइक मारिया से तुम कब और कैसे मिली। वो बताती है हेनरी ने जो टी पार्टी अरेंज की थी उसी में वो उससे मिली। मारिया ने उसे देखते ही अपनी जिगरी दोस्त बना लिया। घुलने मिलने लगी, हमेशा प्यार की बातें करती, कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता कि मीना को अनकंफर्टेबल फील हो जाता। फिर मारिया ने जो अपनी शादी में हरकतें की, वो पूछते हैं तुम वहाँ क्यों गई थी। वो बताती है कि वो अपने फियांसे जोनाथन के कहने पे गई। उनके जोर देने पे बताती है कि कैसे उसकी सगाई बहुत जल्दी में हुई। हालांकि जोनाथन एक अच्छा इंसान है पर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो इस जमाने की है नहीं। भारी महफिलों में होकर भी खालीपन महसूस करती है। वो उसका एड्रेस भी लेते हैं। वहीं विलाट इस बुढ़ापे वाले शरीर को लेकर एलिजाबेथा को पाने तो नहीं जा सकता था, इसीलिए परफ्यूम लगाकर नन्स के पास गया जो उस खुशबू से उसकी ओर खींची चली आई और वो सबको काट कर जवान हो गया। कैद खाने से जोनाथन किसी तरह से निकल जाता है लेकिन ड्रैकुला के गुलामों से पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो जख्मी हालत में भी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ड्रैकुला पेरिस पहुंचकर मारिया को आजाद कर देता है। वो बताती है कि उसने उसकी राजकुमारी को ढूंढ लिया। सो वो इस खुशी में उसे डॉक्टर के असिस्टेंट को गिफ्ट कर देता है और वो उसका खून पी जाती है। इसकी खबर अगले दिन प्रीस्ट और डॉक्टर को पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं उस आदमी की उम्र 30 साल के आसपास की थी, अजीब सा परफ्यूम लगाया हुआ था। यहाँ मारिया मीना के पास आती है, उसे कहती है डॉक्टर ने उसकी सुधरी हालत देखकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। वो दिन उसे अपने साथ एक फेस्टिवल ले आती है जहाँ वो उसे ड्रैकुला से मिलाती है, जिसमें कुछ ऐसा होता है जो मीना चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसके उसे हाथ लगाने पे कुछ याद आने लगता है। फेस्टिवल से सीधा वो ड्रैकुला के घर आते हैं। विलाड उसे म्यूजिक बॉक्स दिखाते हुए बताता है ये उसने अपनी बीवी को गिफ्ट किया था। मीना जैसे ही उस म्यूजिक बॉक्स को छूती है उसके पिछले जिंदगी की यादें आया हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बताता है कि उसकी बीवी हूबहू उस जैसी दिखती थी लेकिन वो कहती है मैं मीना हूँ और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। विलाड इस गुस्ताखी की माफी मांगता है और म्यूजिक बॉक्स तोहफे के तौर पे उसे दे देता है ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ सके। उसे वो उसके प्लेस तक भी छोड़ने आता है। वो अंदर जैसे ही जाती है तो डॉक्टर, प्रीस्ट और जख्मी जोनाथन को पाती है। वो उसे ड्रैकुला के बारे में बताते हैं जिसने उसका ये हाल किया। वो कहती है वो ऐसा इंसान नहीं है, आज ही वो उससे मिली है। प्रीस्ट उसे ड्रैकुला के वैम्पायर होने का राज और उसके परफ्यूम का इस्तेमाल करके अपने विक्टिम्स को फंसाने की सारी बातें बता देते हैं। प्रीस्ट उसकी गर्दन देखते हैं और काटने के निशान ना पाकर चैन की सांस लेते हैं। जब वो अपने कमरे में आती है तो म्यूजिक बॉक्स खोलती है और फिर से उसकी यादें वापस आने लगती है और सामने विलाड होता है। वो उसे यहाँ से फौरन से चले जाने को कहती है लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि वो खिड़की से कूदे और उसे कुछ हो जाए। गुस्सा जाहिर करती है उसे अपने खुशबू के जाल में फंसाने के लिए। वो बताता है उसने वो फ्रेग्रेंस बाकियों पे बेशक इस्तेमाल किया है लेकिन उस पे नहीं, क्योंकि वो उसकी प्यार है जिसका वो 400 सालों से इंतजार कर रहा था। जब विलाड उसका हाथ पकड़ता है तब मीना को अपनी पिछली जिंदगी की यादें साफ तौर पे दिखाई देने लग जाती है और सब कुछ याद आने के बाद वो उसे खुद को काट लेने को बोलती है ताकि वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। जब प्रीस्ट और डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो मीना के कमरे में आते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो समझ जाते हैं ड्रैकुला उसे रोमानिया ले गया। सो वो भी वहाँ जाने के लिए हेनरी की मदद लेने उसके घर आते हैं लेकिन वहाँ पहले से ही मारिया आ पहुँचती है और उसका खून पीने वाली होती है पर सही वक्त पे वो आकर उसे मार डालते हैं। वहीं मीना अपने महल आकर फाइनली घर जैसा महसूस करती है और विलाट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है लेकिन उनकी खुशी के पल बड़े छोटे होते हैं। प्रीस्ट और डॉक्टर फौज के साथ वहां आ पहुंचते हैं और महल में हमला बोल देते हैं। विलाड और उसके गुलाम मिलकर उन फौजों से लड़ते हैं और उन्हें धूल चटा देते हैं पर अंत में प्रीस्ट ड्रैकुला को अपनी बातों में लपेट लेते हैं और कहते हैं कि मीना के बारे में जरा सोचो, क्या उसे अपनी इस तनहा लंबी सी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में हमेशा कैद रखोगे? तुम्हें पता ही है कैसा लगता है ऐसी जिंदगी जीना। उसने ऊपर वाले को बुरा कहा जिसके नाम पे वो दुश्मनों से लड़ा, जंग के मैदान में खून बहाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बीवी को छीन लिया। प्रीस्ट ने कहा वो खुदा का हुक्म नहीं था, उसे तुमने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए किया। अब भी वक्त है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा
तो ये श्राप भी खत्म हो जाएगा और सबको आज़ादी मिल जाएगी। सो विलाट एलिजाबेथा के कारण खुद को ऊपर वाले के हवाले कर देता है। प्रीस्ट ने उसके सीने पे मंत्र से बंधा चाकू उतार दिया और वो फिर से बूढ़ा हो गया। एलिजाबेथा उसे पकड़कर बहुत रोई। उसने कहा, मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर वो धूल बनकर उड़ गया। उसके जाते ही सभी आजाद हो गए और फानी दुनिया में वापस आ गए। उसके गुलाम भी फिर से पहले जैसे बच्चे हो गए। जोनाथन ने चाहा एलिजाबेथा के साथ फिर से जिंदगी शुरू करने की, लेकिन उसने देखा कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। सो अपने कदम पीछे ले लिए और यहीं पे मूवी एंड हो गई।